नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे। आज जो है हम अपने अपवाह तंत्र का जो अध्याय हम देख रहे थे उसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। पहला हिस्सा हमने पिछले वीडियो में देखा था जो हिमालयी अपवाह तंत्र था। आज जो हम देखेंगे वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये है क्या? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का क्या है कि यह जो प्रायद्वीप है, दक्षिण का पठारी भाग, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में। तो वहाँ से निकलने वाली नदियों की चर्चा हम करेंगे। तो ये आप जानिए कि जो ये हिमालय रहा है ये नवीन निर्माण है, आप सभी जानते हैं। और जो प्रायद्वीप का खंड है ये हिमालय से प्राचीन रहा है। तो प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से प्राचीन है और ये अपने मार्ग में फिक्स चलती हैं। जैसे ये कुछ नवीन निर्माण नहीं करती हैं, इनका जो मार्ग है वो प्रायद्वीप में फिक्स है। और इसकी और सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे देखेंगे। और इस क्षेत्र में जो है जो प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं वो मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरह का देखिए आपको कोई बहुत ग्लेशियर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा जिससे इनको साल भर पानी की आवश्यकता, इनके पानी की जरूरत पूरी होती रहे। जबकि हिमालय में हमने देखा था कि ये जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है यहाँ पे बहुत सारे हिमनद रहे हैं और हिमनदों की वजह से ये साल भर जो है उत्तर की नदियों को पानी मिलता रहता है, जबकि दक्षिण की नदियों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो दक्षिण की नदियां हैं वो बेसिकली मानसूनी वर्षा पे आधारित हैं। कुछ इसमें नदी है जो मान लीजिए कि वर्ष भर पानी धारण करती है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रायद्वीप की जो नदियां हैं मुख्य रूप से इनका भी दो विभाजन है। तो पहला विभाजन क्या है कि बंगाल की खाड़ी, ये देखिए उस दिन मैंने आपसे बताया था कि ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका ढाल जो है वो जो है पूरब की तरफ है। तो बहुत सारी नदियां जो है, ज़्यादातर नदियां जो प्रायद्वीप की हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और कुछ नदियां हैं, जैसे 3-4 प्रमुख नदियां हैं, बाकी छोटी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो वो देखिए ये जल विभाजक रेखा है यहाँ ऐसे। तो ये क्या है, ये आके अरब सागर में गिर रही हैं। कहाँ? अरब सागर में। यहाँ कुछ प्रमुख नदियां, बाकी जो नदियां हैं वो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेंगी। तो सबसे पहली नदी हम देखेंगे ये है महानदी। ये देखिए महानदी। अब महानदी का उद्गम कहाँ है? तो ये आपका जगह जो है वो पड़ता है सिहावा। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसी जिले में एक जगह पड़ती है सिहावा। तो महानदी इसी सिहावा से निकलते हुए ऐसे बहती हुई ये देखिए कटक के पास में, उड़ीसा में एक जगह है, शहर है कटक, आप सभी जानते हैं, वहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आप देख लीजिए। तो प्रमुख सहायक नदियां इसकी क्या है? शिवनाथ। अब मैं से आपको बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शिवनाथ या मंड किसकी सहायक नदी है, या फिर आपको मिलान दे दे महानदी की प्रमुख नदियों के बारे में, जो उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तो उसको मिलाना हो तो आप ऐसे ही देख लीजिएगा। तो प्रमुख सहायक नदी क्या है? शिवनाथ, महानदी की। शिवनाथ के बाद जो है शिवनाथ के बाद जो है वो है हसदेव। ये ऊपर से आती है हसदेव। हसदेव के बाद जो है आपका मंड, सॉरी ये नहीं, ये मंड। उसके बाद जो है डूब। और दो नदियां जो है इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, वो क्या है? जोंक। और जो है जोंक के बाद जो है एक तेल नदी। तो ये जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। और महानदी जो है रायपुर में सिहावा से निकलकर कटक में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब इस पे हमें देखना है कि दो प्रमुख बांध हैं महानदी पे, दो प्रमुख बांध है। तीन प्रमुख बांध है। तो ये पहला बांध जो है वो हीराकुंड है। हम सभी जानते हैं कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, बहुत महत्वपूर्ण बांध है। इसके बाद जो है टिकरपारा बांध है, टिकरपारा बांध यहाँ। और तीसरा नाराज बांध। तो आपको याद रखना है कि हीराकुंड, टिकरपारा और नराज, ये तीन प्रमुख बांध जो हैं वो आपके महानदी पर स्थित है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि झारखंड पठार से, जो हम उस दिन चर्चा किए थे आप लोगों से, छोटा नागपुर पठार, ये तो यहाँ से कुछ छोटी नदियां हैं जो यहाँ गिरती हैं। कहाँ? आपके बंगाल की खाड़ी में। तो इन नदियों को भी जान लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। तो जो ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी है, या ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी, ये दोनों आपकी निकलती हैं
छोटा नागपुर पठार से, ये दोनों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और जो तीसरी नदी है वैतरणी, वो उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, यहाँ क्योंझर पठार। इसके बारे में मैंने आपको पठार वाले हिस्से में पढ़ाया था। तो क्योंझर से निकलती है, ये है आपकी वैतरणी नदी। और जो ब्राह्मणी नदी है, ये ब्राह्मणी नदी, ये दो मुख्य छोटी नदियां हैं, उनके संगम से मिलती है। कोयल और सांख, ये कोयल और सांख दो नदियां हैं, इससे बनती है आपकी ब्राह्मणी नदी। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी आप देख रहे हैं, स्वर्ण रेखा, तो इस स्वर्ण रेखा पर ही झारखंड का एक बहुत फेमस जलप्रपात है, हुंडुरु जलप्रपात। और इसको परीक्षा में पूछा भी गया है जलप्रपात वाले हिस्से में कि हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पे है। तो वो आपको याद रखना है कि हुंडुरु जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे। तो ये इस भाग की नदियां हो गई। अब इसके बाद जो है प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। ये गोदावरी, और ये स्थान आपका पड़ेगा, इसका उद्गम है त्रयंबक पहाड़ी, जो नासिक जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ से ये निकलते हुए ऐसे प्रवाहित होते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसकी भी कुछ सहायक नदियों के बारे में आप जान जाइए। इसकी सहायक नदियां हैं क्या? प्राणहिता, ये कोई क्रम नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्राणहिता के बाद पूर्णा, पूर्णा के बाद दूधना, उसके बाद पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। तो ये जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इनमें से आपसे सीधे प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। और इस गोदावरी नदी को प्रायद्वीप की गंगा कहते हैं, या इसको बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप की, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको जानना है। अब इसके बाद जो है गोदावरी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप की, वो है आपकी कृष्णा नदी। और ये यहाँ से निकलती है कृष्णा, ये है महाबलेश्वर, ये सतारा जिले में पड़ता है, पुणे के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट है दक्षिणी महाराष्ट्र का, सतारा। तो यहीं एक पहाड़ी है महाबलेश्वर, और ये पर्यटन स्थल भी है महाराष्ट्र राज्य का। तो यहाँ से ये निकलती है और ऐसे बहती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। और यहाँ पे ये बड़े बड़े डेल्टा का भी निर्माण करती हैं ये नदियाँ। नहीं सॉरी, ये नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्योंकि इसमें जो है अवसाद नहीं है, तो ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी है कोयना, ये महाराष्ट्र में निकलती है। उसके बाद वर्णा या वर्णा, एक सहायक नदी है इसकी, वर्णा, किसकी? ये आपकी कृष्णा नदी की। और उसके बाद पंचगंगा, पंचगंगा के बाद दूध गंगा, फिर इधर से तुंगभद्रा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, फिर घाट प्रभा, माल प्रभा, और एक सहायक नदी है मूसी। तो ये जो मूसी है, इसी के किनारे जो है आपका हैदराबाद शहर स्थित है। किसके किनारे स्थित है? मूसी। तो आपको ये याद रखना है कि हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी हो गई कृष्णा नदी। अब इसके बाद और तुंगभद्रा, ये देख रहे हैं आप, तुंगभद्रा की भी एक सहायक नदी है जिसको हगरी कहते हैं, हगरी नदी, ये हगरी हो गई, ये है आपकी तुंगभद्रा की सहायक। अब सबसे प्रमुख नदी, तीसरी सबसे प्रमुख नदी क्या है? ये है कावेरी, ये कावेरी नदी। कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी जगह पड़ती है कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो कावेरी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां, उनको देख लीजिए। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां क्या है? हेरंगी, हेमवती, लोकापावनी, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती और भवानी। अब ये समझिए कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो है मानसूनी जल पर जो है, जो हमारे यहाँ मानसून में वर्षा होती है, उस पर आधारित है। तो कावेरी की विशेषता आप जान लीजिए कि कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जिसके पास जो है वर्ष भर जल बना रहता है इस नदी में। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसको उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून दोनों से जो है जल प्राप्त होता है। तो यानी लौटते मानसून से भी और आने वाले मानसून, दोनों मानसून से जो है इसको जल प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें जो है वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। और इसका विवाद सबसे ज़्यादा आई, आप जान ही रहे हैं कि कावेरी का डिस्प्यूट, कावेरी वाटर का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अब इसके बाद कुछ छोटी नदियां हैं।
उसके बारे में हम जान लेते हैं। और एक चीज और है कि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसको प्रायद्वीप की गंगा कहते थे गोदावरी को, और कावेरी दक्षिण की गंगा कहलाती है। अब कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसको देखते हैं हम। तो इसमें है पेन्नार नदी। पेन्नार, इसका उद्गम नंदीदुर्ग पहाड़ी है, ये है कर्नाटक में, वहां से ये निकलती है और संगम बंगाल की खाड़ी में है। इसके बाद एक नदी है पलार नदी, वो कोलार से निकलती है, जो कोलार गोल्डफील्ड आप जानते हैं, कोलार से निकलती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब एक नदी है ये वैगई नदी, ये तमिलनाडु में पड़ती है, और वैगई जो है वर्षानद पहाड़ी, मदुरई एक जिला है तमिलनाडु में, वहां से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। ये है आपका पाक की खाड़ी, यानी श्रीलंका से जो उत्तर में पड़ेगा लगभग, या पूर्वोत्तर कह सकते हैं इसको, वो पाक की खाड़ी। और ये आप देखिए मन्नार की खाड़ी। तो ये सबसे निचली नदी जो है ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी जो है अगस्तमलाई पर्वत पड़ता है वहां से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। इनको याद कर लीजिएगा, इनकी सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा, और इनका हो सकता है क्रम भी पूछ दे, तो सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद दक्षिण में, या दक्षिण से उत्तर, तो ऐसे जो है आप क्रम भी याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अरब सागर में गिरने वाली, अभी तक हमने देखा बंगाल की खाड़ी में, अब हम देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इसमें सबसे पहली नदी है नर्मदा, यहाँ से उद्गम है इसका। ये अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक जो है जिला पड़ता है, यहाँ से ये नदी मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच बहती हुई यहाँ खंभात की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित कर देती है नर्मदा। और जो है ये समझिए एक तरह से जीवन दायिनी रेखा है, ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कह सकते हैं नर्मदा को हम। अब जो है नर्मदा की कुछ सहायक पहाड़ियां हैं, नदियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी है ओरिसन, कुछ ये फिक्स नहीं है, बस मैं आपको जानने के लिए बना रहा हूँ। ओरिसन, उसके बाद तवा, तवा के बाद बरनेर, बरनेर के बाद दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक। ये इस क्रम में तो कुछ नहीं है, बस सहायक नदियों के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, तो याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी सहायक नदी हैं। और नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम के साइड में गिरने वाली सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो है नर्मदा यहाँ पे जो है एक जगह पड़ती है भेड़ा घाट, तो भेड़ा घाट में यह धुआंधार या कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है, तो ये भी याद रखिए कि भेड़ा घाट जलप्रपात नर्मदा पे, और वो ये कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट के निकट है, नर्मदा नदी पर है। अब इसके बाद जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी है वो है ताप्ती या तापी नदी, ये ताप्ती या तापी नदी। और ये जो ताप्ती है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, एक जगह पड़ती है, बैतूल जिला है ये, मुल्तई से निकल के ये सूरत शहर है गुजरात का, वहां आके ये मिल जाती है आपका खंभात की खाड़ी में। और ये जो है ताप्ती, आप एक तरफ देखिए नीचे अजंता, ऊपर जो है सतपुड़ा, तो ये दोनों के बीच में बहती है भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी। और ताप्ती पे जो है दो प्रमुख परियोजनाएं हैं आपकी, काकरा पार और उकई, तो ये भी याद रखना है कि ताप्ती पे उकई और काकरा पार दो प्रमुख परियोजना स्थित है। अब इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है और सबसे प्रमुख नदी वो है साबरमती, ये साबरमती नदी है, ये राजस्थान और गुजरात में बहती हुई आती है, और ये जो है खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये उदयपुर में एक जगह है जय समुद्र झील, ये अरावली पर्वत है, अरावली में जय समुद्र है, यहाँ से ये इसका उद्गम है, और ये खंभात में आकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। और जो अहमदाबाद शहर है वो इसी साबरमती के किनारे स्थित है, और ये तीसरी बड़ी नदी है पश्चिम में गिरने वाली, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक चौथी नदी है वो है माही, तो माही नदी, और माही जो है वो विंध्याचल पहाड़ से निकलती है, यहाँ धार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, और ये खंभात में अपना जल जो है विसर्जित कर देती है। और माही की दो प्रमुख सहायक नदियां क्या हैं, सोम और जाखम, तो आपको इतना याद इसमें रखना है कि सोम और जाखम माही की सहायक नदी है। तो
ये हो गया। अब एक और नदी देखते हैं जिसका नाम है लूनी। तो लूनी जो है वो अरावली पर्वतमाला से यहाँ निकलती है, और यहाँ जो है ये आप देख रहे हैं कच्छ का रन है, और ये कच्छ के रन में ही विलुप्त हो जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये कच्छ का रन, तो ये समुद्र में नहीं पहुंच पाती, यही कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो फिलहाल इसमें जो है ये महत्वपूर्ण रहा। अब कुछ ऐसी नदियों की भी हम चर्चा करेंगे जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं यहाँ से और पश्चिम की तरफ गिरती हैं, और इनकी विशेषता क्या है कि ये नदियाँ जो है लंबाई में छोटी हैं, और ये इनका ढाल जो है वो किधर है, अरब सागर की तरफ। अभी आप यहाँ पढ़े थे कि जो वेस्टर्न घाट है उसका ढाल किधर है, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। लेकिन जो ये मैदान के बारे में हमने बताया था आपको कि पश्चिम तटीय मैदान है, तो उन मैदान में यहाँ इसी पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो है कुछ नदियाँ हैं, और उनको आप ऐसे रैंडमली ही याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। छोटी नदियाँ हैं, उनके बारे में बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें यही नहीं पता होगा कि नहीं वो किस राज्य में स्थित है, तो राज्य ही पूछ लिया जाएगा या उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो उसको यहाँ जान लीजिए कि कहाँ से बह रही या किस नदी की क्या विशेषता है, बस उतना आप याद रखिए, आपने नोट्स में बना दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात राज्य में 2 नदियाँ हैं। जो पहली नदी है वो है सतरंजी, जो यहाँ पे आपका अरब सागर में गिरती है, और दूसरी है भादर। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोवा राज्य में की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। पहली नदी है मांडवी और दूसरी है जुआरी। तो ये जो मांडवी नदी है इसको हम गोवा की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी गोवा में पेयजल के लिए प्रमुख नदी मांडवी है और दूसरी जुआरी नदी है। अब हम कर्नाटक में देखेंगे इसी तरह से 3-4 नदियां हैं। तो कर्नाटक की नदी क्या है, एक नदी है काली, काली के बाद है गंगावेली, एक नदी है वेली गंगा, वो है श्रीलंका में, लेकिन ये गंगावेली है, गंगावेली। फिर है शरावती, शरावती के बाद है नेत्रवती। तो ये जो शरावती नदी है इसी पर जो है आपका जोग जलप्रपात, जोग या गारसोप्पा जलप्रपात जिसको हम कहते हैं, आप राजीव गांधी जलप्रपात भी उसको कहते हैं, वो इसी शरावती नदी पर स्थित है, जोग जलप्रपात। अब इसके बाद 3 प्रमुख नदियां जो हैं वो केरल में हैं यहाँ। तो उसमें है क्या, भरतपुजा, भरतपुजा के बाद क्या है, पेरियार, पेरियार के बाद क्या है, पाम्बा। तो केरल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है पेरियार, और इसको जो है केरल की लाइफलाइन कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख नदियां जो हैं आपकी वो केरल की हो गई। तो अब मेरे हिसाब से जो है प्रायद्वीपीय भाग की जो प्रमुख नदियां रही हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, नदियों का उद्गम, नदियों का संगम और उनकी सहायक नदियां। ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में, नदियों का नाम दे दिया जाएगा, उनकी सहायक नदियों को दे दिया जाएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा आपसे, या एक ही नदी की कई नदियों को दे दिया जाएगा, उसमें से एक दूसरी नदी को दूसरी नदी की सहायक नदी को डाल दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि नहीं इनमें से कौन नदियां इसकी सहायक है। जैसे मान लीजिए आपसे तवा, बरनेर और दूधी शक्कर को डाल दिया गया, एक नदी कोई और डाल के पूछ देंगे कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक है। तो यहाँ आपको यही सारी चीज़ याद रखनी है। तो फिलहाल जो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पूरा हो गया और नदियों का जो है चैप्टर आपका पूरा हो गया। आपने देखा अभी हिमालयी अपवाह तंत्र को और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अपवाह तंत्र और नदियों का अध्याय पूरा हुआ। बाकी इसके बाद जो है कुछ झील हैं प्रमुख, उनके बारे में, किस राज्य में स्थित है उनकी चर्चा करेंगे। और जो दर्रों वाला मैंने आपसे बोला था कि नहीं मैं आपको संडे दे दूंगा, तो मैं आपको अभी भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे फ़ोटो, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही कक्षाएँ बढ़ती रहेंगी, कोशिश है कि तेज़ी से बढ़ जाए। अभी थोड़ा मेरा भी इंटरव्यू है तो थोड़ा वीडियो मैं लेट से डालूंगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हाँ, पूरा मैं ज़रूर करूँगा आपके साथ, थोड़ा लेट होगा क्योंकि मुझे थोड़ी अपनी भी तैयारी देखनी है। तो इधर 1 हफ्ते या 10 दिन में जब भी इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाता है और इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद फिर हम रफ्तार पकड़ लेंगे। लेकिन अभी बीच में फ़िलहाल मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ा धीरे ही दूंगा, तो उसके लिए आप मत परेशान होइएगा कि नहीं वीडियो रोज़ नहीं आ रहा है। वीडियो रोज़ नहीं जाएगा और वीडियो मैं ऐसे ही करके आपको 2 दिन 3 दिन पर देता रहूँगा। क्लास आपकी चलती रहेगी और जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है फिर मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो शुरू कर दूँगा। थैंक यू।